ओके सो लॉज ऑफ मोशंस के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रफ सरफेस एंड अ ब्लॉक द सरफेस इज kept inclined at 45 degree and the block is raised from the rest. The block takes time t to move in a distance of d. The rough surface is then replaced by a smooth surface of the same experiment repeated. Block takes only t by 2 time down the same distance d. The coefficient of friction is सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है लाइक दिस वन, और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है 45 डिग्री पे है। एक ब्लॉक जो है वो यहाँ से स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर विथ सम एक्सेलरेशन। और फर्स्ट केस में यहाँ पे एक सरफेस है, रफ रफ सरफेस है, जिसके कारण पीछे की ओर एक फ्रिक्शन लगा होगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करता है वो डी डिस्टेंस कवर करता है इन टाइम टी। सो मुझे फाइंड करना है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहा होगा इस सरफेस का, अगर सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है और सेम डिस्टेंस को कवर करने में आपको टी बाई टू रखते हैं। सो पहले चलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फ्रिक्शन इंक्लूडेड है तो बनाते हैं। सो इसमें जो फोर्सेस लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा इसका वेट, डेट इज mg। और नॉर्मल एक लग रहा होगा जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहा होगा, यानी नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। और पीछे की फ्रिक्शन लग रही है और इधर एक्सेलरेशन। सो ये टू डायमेंशनल केसेस है, क्योंकि अगर देखें तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, एम जी इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे अगर ये एंगल हम लोग देखें तो ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, राइट। तो ये इंक्लाइंड हुआ है 45 डिग्री से इधर, तो ये जो नॉर्मल है वो भी इंक्लाइंड हुआ होगा 45 डिग्री से। सो यहाँ पे अगर एम जी के देखें तो दो कंपोनेंट्स आ जाएगा। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जो कि बेस पे है, और इस कंपोनेंट का नाम डाल देते हैं यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, ये वेक्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक इस तरफ होगा जो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना, थीटा की जगह यहाँ पे 45 डिग्री, सो लेट्स यूज 45 डिग्री है, और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो कर लेना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में देखो तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स एम जी साइन 45 डिग्री इस तरफ में, और एक्सेलरेशन भी इसी तरफ में। तो एम जी साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक ही लॉ हम लोग यहाँ पे यूज किए, सेकंड लॉ, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक एम है जिसके ऊपर सारा फोर्सेस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे मास उसी का यूज किया। फ्रिक्शन अगर हम लोग देखें तो फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू टाइम्स एन होता है, और क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है एम जी कॉस 45 डिग्री, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ एम जी कॉस 45 डिग्री, जो कि एक तरह से हो जाएगा म्यू एम जी 1/√2 कॉस 45। सो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम जी 1/√2 साइन 45 डिग्री माइनस म्यू टाइम्स एम जी 1/√2 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। ये मास 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 यहाँ से गया। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखें एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो ये आ जाएगा जी 1/√2 कॉमन हो गया, 1 माइनस म्यू, तो ये इक्वेशन एक मिल जाएगा, राइट। लेकिन इसका रिलेशन मुझे डिस्टेंस से निकालना है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली ये रेस से गया है तो यू का वैल्यू यहाँ पे जीरो लेंगे, यानी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ डी। सो डी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। सो सारा वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1/2 दैन जी 1/√2 1 माइनस म्यू दैन टी स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट केस के लिए विथ फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन और एम जी साइन 45 डिग्री एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी सेकंड केस के लिए भी यही काम करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अगर ए का वैल्यू फाइंड करूँ तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, यानी ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं एम जी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एम ए।
राइट। तो मास मास गया, यानी A इज इक्वल टू G1/√2। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, साइन और काइनेमेटिक्स इक्वेशन से फाइंड करेंगे इसका रिलेशन। तो इसमें भी लिख सकता हूँ वेयर D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका हाफ AT², यानी हाफ G/√2 T²। ओके, तो यहाँ पे स्पेस कम है, अब कुछ करना है नहीं, बिकॉज मुझे म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो करना क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, दोनों को इक्वेट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम लगा है वो है आपका T/2, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने T² लिखा हूँ, लेकिन ये जो होगा वो होगा T/2², राइट, T/2², इस तरह से। ओके, सो ओके, इक्वेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 1/2 G1/√2, देन 1/μT² इज इक्वल टू ये वाले D 1/2 G1/√2, और ये हो जाएगा T²/4, क्योंकि T/2 है, इसने T/2 टाइम लिया है, तो T²/4 जी गया। ये सारा टर्म ही चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे T² भी चला जाएगा, यानी 1 माइनस म्यू का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 1/4। सो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी 4 माइनस 1 3/4। तो 3/4 जो रहा होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू रहा होगा, राइट। इस तरह से इसको निकाल सकते हो। तो आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम था तो मैंने शॉर्ट में निकाल दिया यहाँ पे, राइट। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ फिगर इज करेक्टली रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू फोर्सेस। सो सम ऑफ टू फोर्सेस यानी सम ऑफ टू वेक्टर देखे तो दो तरह से होता है। एक होता है जिसमें एक हेड होता है और दूसरा टेल उसके साथ कंबाइन होता है, या इसको कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, रिलेटेड भी एक हेड है और इसके साथ एक टेल कंबाइन किया है वेक्टर है, इसको हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसका रिजल्टेंट थर्ड साइड होता है ट्रायंगल का, तो ये रिजल्टेंट होता है। सो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन देखें हेड और टेल का, सो ये एक हेड और टेल कॉम्बिनेशन है, हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन। तो ये थर्ड साइड जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, एक तरह से रिजल्टेंट, यानी ये सही है, सही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी देखें तो ये हेड है, ये टेल है दूसरे वेक्टर का, ये वेक्टर ए रहा होगा, ये वेक्टर बी, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो ये भी सही है, राइट ना। उसके बाद थर्ड वन जाए तो ये ओके टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, इसको देखें तो या हेड टू टेल सॉरी हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, यानी ये भी सही रहा होगा। उसी तरह से एक और होता है जिसमें ये वाली इक्वेशन सही नहीं रही होगी, क्योंकि ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है और टेल टू टेल कॉम्बिनेशन का रूल अलग होता है। जब भी कोई वेक्टर टेल टू टेल कंबाइन हो, दैट इट बी इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो जस्ट इसके बीच में से कहीं पे आता है, रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट जब टेल टू टेल। जैसे ये वाली केसेस में देखें तो टेल टू टेल कंबाइन है और इसका रिजल्टेंट बीच में से है, यानी ये सही है। ये वेक्टर हेड टू टेल कम, ओके ये तो अलग है, ये भी टेल टू टेल कंबाइन है, लेकिन इसका रिजल्टेंट इधर की ओर आ रहा है क्योंकि ये एरो नीचे की ओर है, यानी ये गलत रहा होगा। उसी तरह से ये भी गलत रहा होगा, टेल टू टेल कंबाइन है, देखो यानी बी सी डी ई जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिगर शोज 3 blocks इज बीइंग पुश्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 2 ड्यू टू ब्लॉक 3। सो इस तरह का क्वेश्चन क्लासरूम में किया हुए हैं, और इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजिएस्ट मेथड ये होता है कि हम लोग पहले उस ब्लॉक से शुरुआत करते हैं जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया होगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में ये काफ़ी इजी होता है, राइट। सो जैसे यहाँ पे ब्लॉक 2 के ऊपर मुझे रिएक्शन फोर्स निकालना है। सो अगर मैं ये ब्लॉक 2 लूँ और यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ड्यू टू 3, तो क्योंकि ये 3 इसको क्या करेगा, इस तरफ से पुश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्स इसके ऊपर लगा होगा, तो ये 2 पे लगाया, 2 क्या करेगा 3 पे लगाया, तो 3 एक रिएक्टिव फोर्स लगाएगा, एक्शन और रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो फोर्स रहा होगा डेट इज ऑन 2 ड्यू टू 3। साथ में एक और फोर्स इधर लग रही होगी 1 के कारण से, 2 के ऊपर 1 के कारण से एक फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रही होगी, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये मुझे निकालना है। और साथ में क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कुछ एक्सेलरेशन भी यहाँ पर लगा होगा, तो मुझे फाइंड करना है ये R23। तो इसको फाइंड करने के लिए ये मुझे पहले जानना जरूरी है, तो इसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं ब्लॉक 1 के ऊपर देखता हूँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से बनाते हैं।
तो ये मेरा ब्लॉक 1 है, तो इस पे एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वैसे एरो इधर दिया हुआ है तो मैं इसको इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये ओरिजिन से ये हो गया आपका 100 न्यूटन, राइट। इस तरफ एक रिएक्टिव फोर्स लग रहा होगा ये, क्योंकि ये 2 को इस तरफ पुश कर रहा है तो 2 भी इसको कर रहा होगा, यानी इस तरफ एक फोर्स लग रही होगी R12, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। और बॉडी एक्सेलरेट हुई होगी इस तरफ। तो अगर मैं यहाँ से R12 फाइंड कर लूँ, क्योंकि R12 और R21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी, राइट। तो अगर पहले मैं अगर एक्सेलरेशन फाइंड कर लूँ कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई एम। तो यहाँ पे एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है, लेकिन ये 3 ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हुआ है, 5 kg, 2 kg और 10 kg, यानी टोटल हो जाएगा 17 kg। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर एक्सेलरेशन, राइट। अब ओके, सो इसको इधर लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन आ चुका है 100/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जगह कम है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स, और टोटल मास देखे तो 17 मीटर पर सेकेंड, 5 2 7 एंड 17 17। अब पहले इसके ऊपर लगाते हैं, ये मेरा था ब्लॉक 1 और ये मैंने लिखा था ब्लॉक 2 के ऊपर। तो ब्लॉक 1 अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन में जब लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी 100 माइनस R12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक 1, क्योंकि ब्लॉक 1 के ऊपर हम लोगों ने सारे फोर्सेस देख रहे हैं, टाइम्स एक्सेलरेशन, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि सोर्स एक ही है। ये हो जाएगा 100/17, यानी R12 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालें, यहीं पे निकाल देता हूँ, या लेट इट बी यहाँ पे। सो R12 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये माइनस 100 माइनस 5 इंटू 100/17, यानी 100 कॉमन हो जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस 5/17, या 12/17, या 100 इंटू 12/17 न्यूटन। तो ये रहा होगा R12 का वैल्यू, राइट ना। अब एक बार अगर R12 का वैल्यू मालूम चल जाए तो हम लोग R23 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस इसके ऊपर फॉलो करेंगे। समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स पॉजिटिव होगी, यानी R21 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आप लिख सकता हूँ R21 माइनस R23 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 2 जो कि है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 100/7। R12 और R21 की वैल्यू सेम होगी जो कि आई है 100 इंटू 12/17। तो ये हो जाएगा, मुझे R23 निकालना है तो R23 को इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। 200/7 नहीं है, R21 माइनस 200/7 इस तरह से। सो साइड में निकाल देता हूँ। सो R21 की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी R23 की जो वैल्यू हो जाएगी, R21 जिसकी वैल्यू आई है 100 इंटू 12/17, सो 100 इंटू 12/17, और ये हो जाएगा माइनस 200/7। आई थिंक दिस वन इज 17, एक्सेलरेशन 17 है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 17 से हो जाएगा 17, अब 17 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 1200 माइनस 200 यानी 1000। सो 1000 न्यूटन/17 इसका आंसर हो जाएगा, 1000 न्यूटन/17, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इसमें क्या है, मेरे पास ABCD ओके 4 बॉल है और एक लेंथ से कनेक्टेड है। यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं हो रही है स्ट्रिंग की जिससे वो कनेक्टेड है, और साथ में ये मासलेस है, जिसके कारण से एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का अगर रहता तो सेम होता, मगर वो नहीं है। तो जब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोला है कि टेंशन T1 T2 T3 की वैल्यू दी है, व्हाट इज द मास ऑफ डेज बी एंड डी। तो बी और डी का डेज का मास कितना रहा होगा। सो काफ़ी इजी है। जैसे T3 अगर मैं निकालूँ जो कि यहाँ पे लग रहा है, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा डी ब्लॉक, यानी डी के नीचे mg लगा होगा
तभी ये T3 जनरेट हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं T3 जो रहा होगा वो m ऑफ d टाइम्स g रहा होगा। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक डी निकालना है और T3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक या बॉल 3 का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। डी का मास, डिस्क, सॉरी नॉट बॉल, ये डिस्क है, डिस्क। ओके, सो यहाँ पे देखिए तो T3 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है जो कि है 5 न्यूटन। सो 5 इज इक्वल टू मास ऑफ डी टाइम्स जी। कैलकुलेशन के लिए जी का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, इसे जो दिया रहा है उसका यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 5/10 यानी 1/2 kg। सिमिलरली अगर T2 का बात करूँ, फिर से कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो T2 के केस में जाएंगे तो T2 जो है यानी यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है T2, ये दो दो मासेस को हैंडल किए हुए है, C एंड D। यानी आप लिख सकते हैं डिस्क, ओके। अगर यहाँ पे आए T2 के केस में तो T2 जो हो जाएगा, यहाँ पे दो दो डिस्क हैंडल होगा, C एंड D। तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D टाइम्स ऑफ G। सो T2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, T2 का वैल्यू है 20। सो ये हो जाएगा 20। मास ऑफ C मुझे निकालना है, मास ऑफ D अभी अभी निकाले हैं 1/2 और ये हो जाएगा 10। जी का वैल्यू 10 ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो मास ऑफ C हो जाएगा 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2 kg, यानी 1.5 kg। अब उसी तरह से चलते हैं T1 के केस में, क्योंकि ओके B और D का ही निकालना था। ओके, तो B के केस में चलते हैं, B का ही निकालना था, B के केस में चलते हैं। तो B के केस निकालने के लिए मुझे T1 को यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर T1 देखूँ, सो यहाँ पे आ जाएगा डेज T1 के रिस्पेक्ट में B, C एंड D, तीनों को हैंडल किए हुए, यानी मास ऑफ B प्लस मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D टाइम्स G। T1 का वैल्यू अगर देखें तो वो दिया हुआ है 50, यानी 50 इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ B हो गया यहाँ पे निकालना है, मास ऑफ C हो गया 3/2, मास ऑफ D हो गया 1/2, 10, एक एक चला गया, यानी मास ऑफ B, सॉरी B, मास ऑफ B आप बोल सकते हैं 5 माइनस 3/2 माइनस 1/2। सो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4/2 यानी 5 माइनस 2 यानी 3 kg। तो इस तरह से हम लोग सबका मास निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 and acceleration of the block if T3 is equal to 60 न्यूटन and mass of सारे ब्लॉक का दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू, टेंशन T1 और T2। सो इस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ दिया हुआ रहे टेंशन से रिलेटेड, तो पहले उस पॉइंट को उठाते हैं जो फोर्स से दूर हो। जैसे मेन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इसको। क्यों, देखते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन को इजी बना देगा। और अगर ब्लॉक वाली क्वेश्चन आए ना, तो पहले उस ब्लॉक को उठाते हैं जहाँ पे मेन फोर्स लग रहा हो, क्योंकि वही सॉल्यूशन निकालने वाला है। जैसे मुझे निकालना था R23, लेकिन पहले मुझे ब्लॉक 1 के ऊपर लगाना पड़ा क्योंकि मेन फोर्स इसी के ऊपर है। ओके, बीच में और कुछ नहीं है। लेकिन टेंशन के केस में उल्टा करते तो इक्वेशन इजी बनता है। ओके, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक्सेलरेशन रहा होगा, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स रहा होगा वो मास इंटू ए के बराबर होगा, तो ए इज इक्वल टू फोर्स बाय मास होगा। क्योंकि एक सिंगल फोर्स लग रहा है वो भी T3 यहाँ पे, और ये जो है तीन तीन ब्लॉक को खींच रहा है, यानी ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। T3 की वैल्यू हो गई 60 डिवाइडेड बाई M1 का देखें मास, तो ये है 15 प्लस 20 और प्लस 10, राइट। 15 प्लस 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 60/45। सो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब मुझे निकालना है यहाँ पे T1 और T2, और T1 ही निकालना है।
सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जब टेंशन से रिलेटेड हो तो हम लोग सबसे पहले उस ब्लॉक पे जाते हैं जो मेन एक्सटर्नल फोर्स से दूर रहा होगा। तो ये फोर्स मेन एक्सटर्नल फोर्स से दूर है, तो इसके ऊपर आते हैं। तो अगर इस ब्लॉक को उठाऊं तो ये है मेरा M1, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इधर है टेंशन T1, एक्सेलरेशन भी इधर ही रहा होगा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं T1 का वैल्यू जो रहा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रहा होगा, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। लेकिन ये M1 ब्लॉक दे रहा हूँ तो यहाँ पे M1 हो जाएगा। T1 का वैल्यू मुझे निकालना है, मास ऑफ ब्लॉक 1 जो है वो दिया हुआ है 15 और एक्सेलरेशन अभी अभी निकाले हैं 4/3। सबका एक्सेलरेशन सेम ही होगा क्योंकि सेम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे, एक ही एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, यानी T1 की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। तो काफ़ी इजी वे में हम लोग क्या किया, इसको फाइंड कर लिए। उसी तरह से M2 ब्लॉक का यूज़ करूँ क्योंकि मुझे T1 और T2 निकालना है, राइट। तो अब इसके लिए M2 ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो अगर M2 ब्लॉक का यूज़ किया, सो इधर लग रहा है मेरा T2 और इस तरफ अब लगेगा T1 और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, राइट। ये इसको इधर खींचेगा, ये खिंचाना नहीं चाहेगा, राइट। तो ये टेंशन इस तरफ आएगी। फिर ये क्या करेगा, M1 को खींचना चाहेगा लेकिन वो खिंचाना नहीं चाहेगा, तो इसका टेंशन इस तरफ हो जाएगा M2 के रिस्पेक्ट में। तो M2 के रिस्पेक्ट में टेंशन हो गया इस तरफ। अब मैं यूज कर सकता हूँ समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो है उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। यानी T2 मेरा पहले हो जाएगा पॉजिटिव में, T1 नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा मास ऑफ 2 टाइम्स ए, राइट। T2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो T2, T1 की वैल्यू ऑलरेडी अभी निकाले हैं 20, M2 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 और ए का वैल्यू है 4/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 20 कॉमन हो जाएगा, 4/3 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और यही आपका T2 का आंसर देगा। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी की तरह है, तो इसको मैं देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिए, बना के देखिए बनता है कि नहीं। आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।